आप ऐसा अगर लगे रहोगे किसी चीज़ पे मेहनत करते रहोगे तो टाइम लगता है और उस पर बहुत सारा अपनी कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग लगती है, तो वो टाइम उस चीज़ में टाइम लगता है। अगर उस पर आप नहीं हो तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। येस, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूपी सरकार, सब सरकारों का कोई ना कोई पॉलिसी चल रही है जहाँ पे वो छोटे स्टार्टअप्स को एक स्मॉल अमाउंट से लेके लार्ज अमाउंट तक हेल्प करती है। विकसित यूपी की आज हम जो बात कर रहे हैं, विकसित भारत की आज हम बात कर रहे हैं, तो इसमें और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो विकास में भागीदारी यहाँ पर कर रही हैं। अगर हम बात करें ई कॉमर्स लॉजिस्टिक की, तो ये एक ऐसा काम है जो तेज़ी से बूम कर रहा है आज के दौर में। अगर हम बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है, और इसमें जो कह सकते हैं जो कंपनी है जिसका नाम है शिप रॉकेट, ये कंपनी सबसे तेज़ी से कह सकते हैं उभरती हुई ये कंपनी है इस सेक्टर में। तो इसके जो को फाउंडर हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं मिस्टर गौतम कपूर, उनसे आज हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज़ मंच पर आएँ। हमारे सहयोगी रजत देवगन जी। तो गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे मंच पे आने के लिए। लेकिन इस सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे क्योंकि ये आपको सिखाएगा बहुत। अभी तक आपने सिर्फ सवाल और जवाब सुने हैं। अगर कुछ सीखना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, और कैसे बिजनेस को खड़ा किया जाता है उसके बारे में सीखना है, तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा इस सेगमेंट में। हमारे साथ जो इसमें शख्सियत बैठी है, उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से एक बिज़नेस बिल्ड किया है और बहुत बड़ा नाम हो गया अब वो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी देश की शिप रॉकेट। सर पहले तो ये बताएं कि जर्नी अभी तक की कैसी रही। शिप रॉकेट नाम तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन एक तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है इंडिया में, और आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इसमें? नहीं, थैंक यू उस क्वेश्चन के लिए। इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं और मेरे दोस्त साहिल गोयल, वी स्टार्टेड द कंपनी अबाउट 14 साल हो गए, अब 13-14 साल हो गए शुरू करें। सो हमें उस टाइम ये भी नहीं पता स्टार्टअप होता क्या है, तब शुरू किया था। तब फंडिंग क्या होती है ये भी नहीं पता था। तब क्या ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट? अमेज़ॉन बस इंडिया में एंटर किया था, काम शुरू नहीं किया था। फ्लिपकार्ट शुरू हुए 1 साल हुए थे। सो उस स्टेज पे थे, और साहिल यूएस में था, मैं इंडिया में था। तो मैं एक एसएमबी, खुद एक एसएमबी रहा हूँ। मेरे फैमिली बिजनेस उस तरीके का था, तो मैं वहाँ से आता हूँ। सो इंटरेस्टिंग ये था कि हम चाहते थे, हम ये सोचते थे इंडिया बहुत सारे एसएमबीज़ की मार्केट है, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया का जो मेन एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से आता है, मेन बिजनेस भी वहाँ से आता है। इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ और बड़े बड़े ब्रांड्स इतने नहीं हैं जितने एसएमबीज़ हैं, जो इकॉनमी में हम वहीं से आते हैं। सो हमने सोचा इन लोगों को हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे इन लोग अपना माल बेच सकें। सो उस टाइम पे हमने बोला कि यार यूएस में उस टाइम पे शॉपिफाई का बहुत ग्रोथ हो रहा था, जहाँ पे लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते थे और वहाँ से फिर लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे डायरेक्टली आते थे और वहाँ पे उनको फिर ऑर्डर्स मिलते थे। सो यही कॉन्सेप्ट हम चाहते थे कि हम निकलते थे सड़क पर, सोचते थे कि ये सब लोग ऑनलाइन जाएंगे। सो ऑनलाइन जाने का मतलब कि खुद अपनी शॉप खोल पाएंगे। तो हमने उस टाइम अपना बिज़नेस शुरू किया, वो धीरे धीरे ट्रांसपोज होके। जो ये आपने बिजनेस शुरू किया ये होता है ना, तो हमने वो टीवी पे एक शो देखा है, उसमें आते हैं और उसके बाद अपनी पिच रखते हैं। हाँ। सामने इन्वेस्टर आता है और वो पैसे देता है। तो आपने भी कुछ ऐसा किया था क्या? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया था। हमने घर से थोड़े थोड़े पैसे डाल के 5 लोग 2 लोगों को हायर करके, डेवलपमेंट करके, छोटे से ऑफिस में 300 फुट के ऑफिस में शुरू किया था। आसान होता है सर ये? मतलब बहुत अच्छा सा लगता है एंटरप्रेन्योर बोलना। हाँ, मतलब आसान तो नहीं होता, बट अगेन वो एक आई थिंक एंटरप्रेन्योर बोन होती है, जैसे कहते हैं कि वो फिर लगे रहते हैं उस पर। तो 5 साल लगना था, फिर उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ होप आती है। 2 बार फेल भी हुए अलग अलग चीज़ें करते हुए। जो मैंने आपको बताया, शिप ये बिज़नेस जो खड़ा किया वो नहीं चला, उसके रीजंस थे। व्हाट्सएप आ गया, ई कॉमर्स का सोशल मीडिया बढ़ गया, तो लोगों की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट। हमने बोला कि लोग अपनी वेबसाइट खोलेंगे, लोगों ने वेबसाइट नहीं खोली, लोगों ने ई कॉमर्स और व्हाट्सएप पे बिज़नेस शुरू कर दिया। बट मेरे बिज़नेस में जब मैंने सोचना शुरू किया तो लॉजिस्टिक्स और पेमेंट्स ये सब सोल्यूशन बनाने शुरू कर दिए थे उस टाइम। तो जब लोगों ने अपना माल तो फिर भी बेच रहे थे, वेबसाइट पे नहीं बेच रहे थे, तो ई कॉमर्स में फिर हमारा शिप रॉकेट जो लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस है और पेमेंट्स का चेकआउट का बिज़नेस वो बड़ा हो गया। एक बिज़नेस नहीं चला, दूसरा उस बिज़नेस का दूसरा पार्ट चल गया। तो आप ऐसा अगर लगे रहोगे किसी चीज़ पे, मेहनत करते रहोगे, तो वो टाइम लगता है और उस पर बहुत सारा अपनी कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग लगती है। वो टाइम, उस चीज़ में टाइम लगता है। अगर उस पर आप नहीं हो
तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। मतलब कन्विक्शन होना चाहिए अपने बिजनेस प्लान के ऊपर, उसमें डटे रहो बस। हाँ, और बिजनेस प्लान पे नहीं, बिजनेस प्लान चेंज होते रहते हैं, हाँ। बट आपको अपने कस्टमर पे कन्विक्शन होना चाहिए। तो हमने हमारे बिजनेस में जो चीज़ नहीं चेंज हुई हमेशा वही था कि हमारे बिजनेस में हमारा कस्टमर कभी चेंज नहीं हुआ। हमारा कस्टमर हमेशा स्मॉल बिजनेस ही था, आज भी वही है, फ्यूचर में वही रहेगा। अच्छा, तो वो सवाल बहुत कि आपके पास तो डेटा दुनिया भर का होगा क्योंकि आप तो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कारोबार में हैं। हाँ जी। तो क्या ग्रोथ देखी आपने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में? और हम ना, हमारी थीम है कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक्स सेक्टर किस तरीके से ग्रो किया सर? आई थिंक जो पार्ट हम बिजनेस में ट्रैक करते हैं वो है कि हमारा कस्टमर कौन है। हमारा कस्टमर वो है जो कि कस्टमर माल बेचता है। तो हमने ये देखा है कि यूपी में एटलीस्ट जब हमने शुरू किया था कुछ साल पहले और अब तक बहुत सारे बिजनेसेस आ गए हैं जो कि ई कॉमर्स अपने कस्टमर्स को माल बेच रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे आज की डेट में एक्टिवली 10 से 15 हज़ार यूज़र्स हैं जो कि यूपी के अलग अलग छोटे छोटे शहरों से भी और बड़े बड़े शहरों से भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जहाँ पे वो इंडिया और ग्लोबली मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। मतलब एंटरप्रेन्योरियल जो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे भी हैं जो कि मैंने कई बार मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और बिज़नेस भी चला रहे हैं छोटा साथ में। वहाँ से लेके एक प्रॉपर फैक्ट्री है, अपने कोई अपने उनकी फैमिली की पुरानी फैक्ट्री है, वो आज अपना एक प्रोडक्ट निकाल के इंटरनेशनल यूएस मार्केट में बेच रहे हैं या डोमेस्टिक मार्केट, ये सब चीज़ हो रही है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आई थिंक वो ओवरऑल ग्रोथ लाता है, बहुत सारा बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि आप अपने नए नए कस्टमर्स को ला रहे होते हो तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, आपका सप्लाई चेन, सब चीज़ बढ़ता है। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली बार अपने 5 वेयर हाउसेज़ खोलने की बात करी है, जहाँ पे हम छोटे शहरों और बड़े शहरों दोनों में हैं 4 वेयर हाउसेज़ लेके आ रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, आगरा और लखनऊ और मेरठ, इन 4 सिटीज़ में हम लेके आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड बढ़ रही है टू बाय, एंड बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं कि टू सेल, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट इकोनॉमी टू बी डेवलप्ड। यानी बिजनेस हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल जो हो रहा है आपको सर। वेयर हाउस खोलने की जरूरत पड़ रही है, और वो भी एक नहीं 4-4 5-5 वेयर हाउस उत्तर प्रदेश में, तो मतलब फिर बिजनेस ग्रोथ तो बहुत तगड़ी है। तो सरकार की जो पॉलिसी है, वेयर हाउस पॉलिसी, ये जो वेयर हाउस क्लस्टर्स की हम बात करते हैं, योगी सरकार जो पॉलिसी नीतियाँ बना रही है, ये क्या बहुत बढ़ावा दे रही है? आज से कुछ अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले सोचते तो कुछ ऐसा दिखता था? आई थिंक जिस तरीके से हम हमारे बिजनेस को जो चीज़ें इम्पैक्ट करते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा एंटरप्रेन्योरियल की एक इंडिविजुअल या 1-2 लोग मिलके एक बिज़नेस खड़ा कर सकें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई थिंक उसमें योगी सरकार के बहुत सारी कैपेबिलिटी उन्होंने बिल्ड करी है। दूसरा पार्ट है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट होना। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे आ जाता है और ये लार्ज वेयर हाउसिंग पार्क्स आ जाते हैं। तो ये वेयर हाउसिंग पार्क्स और जो हाईवेज़ हैं, ये बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं ओवरऑल कॉस्ट पे। तो जब कॉस्ट लॉजिस्टिक्स की कम होती है तो जो प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहा होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स, जब आप ई कॉमर्स का कोई ट्रेड होता है, आपने किसी से कुछ ख़रीदा और वो आपको शिप होना है दिल्ली से, बम्बई से, बैंगलोर से, तो वो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी कॉस्ट है। उस कॉस्ट में डायरेक्टली रिडक्शन का मतलब होता है कि ओवरऑल परचेज की प्राइस कम होना, और वो ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्ट करता है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी लार्ज कंपोनेंट ऑफ द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, एंड इफ़ इट रिड्यूसेस द ई कॉमर्स ट्रेड इंक्रीजेस। सो आई थिंक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, ये छोटे सेलर्स जो छोटे टाउन से आते हैं, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से, वो कैसे ग्रो करता हुआ आपको नज़र आता है? मिसाल के तौर पे जैसे किसी ने घर से अपना बिजनेस शुरू करना है, आजकल तो हो गया है घर घर पे, मतलब लोग खुद की कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको पैकेज करते हैं और फिर आपके जैसे जो प्लेटफॉर्म है, लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म, वहाँ पर जाके वो बेचते हैं। ये हो गया D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी है ही नहीं। तो सर ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया, इसमें तो मार्जिन ही मार्जिन है मतलब। पर मेरा सवाल ये था कि जो छोटे शहरों से जो आ रहे हैं, ये जो क्लाइंट्स आपके बन रहे हैं, इनमें क्या बहुत तगड़ी ग्रोथ हो रही है? सो ये ना क्या होता है कि सर आपको ये समझना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल जो एक बिज़नेस क्रिएट कर रहा है, उसकी एस्पिरेशंस थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती हैं, और वो जो पहला ऑर्डर आना, फिर पहले 10 ऑर्डर आने, फिर पहले 100 ऑर्डर आने, पहले 1000 ऑर्डर आने, वो जो मार्केट आज की डेट में केपेबल है। आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, उसकी वेबसाइट बनाइए, उसका एक इंस्टाग्राम, फेसबुक का पेज बनाइए, उस पर अपना आप थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग शुरू करिए, खुद ही उसकी मार्केटिंग करिए। इतना सारा AI जनरेटेड कैपेबिलिटी आ गई है उसको मार्केटिंग करने के लिए।
थोड़ा सा स्पेंड करिए, इमीडिएटली आपको कोई कस्टमर कोई ना कोई मिलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आपको कस्टमर समझना शुरू हो जाता है। फिर ये हम जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें करनी, आपको बहुत सारे लोग हायर नहीं करने, तो येस इट्स बिकमिंग ईजी एंड इट्स फेयरली प्रॉफिटेबल। तो एज लॉन्ग एज आप सही प्रोडक्ट बना रहे हो, अपने को आपका कस्टमर समझ आ रहा है, तो आप बहुत अच्छा स्केल कर सकते हो। पर मैं छोटे से टाउन से लेकर ग्लोबल कैसा सोच सकता हूँ कि मेरा तो बिल्कुल सर। विदेश में भी प्रोडक्ट बिके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव तो है इंडिया के प्रोडक्ट्स, प्राइस पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबल रीच, वहाँ के क्लाइंट्स ढूंढना, वहाँ पर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना एज ए इट्स नॉट वेरी, इतना डिफरेंट नहीं है हिंदुस्तान और ग्लोबल में। मेरे ख्याल से ग्लोबल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हम काम करते हैं, हमारा एक बिजनेस है शिप रॉकेट एक्स, जिसे हम यहाँ से इंडिया से अब्रॉड जितना भी मटेरियल जाना है, जो कि कंज्यूमर्स एक एक करके खरीद रहा है। तो दो तरह के ट्रेड होता है, एक होता है बल्क ट्रेड, जहाँ पे कोई B2B ट्रेड, मतलब यहाँ से किसी ने बल्क परचेज ऑर्डर प्लेस किया और आपने बल्क में माल बेचा। एक होता है कस्टमर ने एक ही आइटम ऑर्डर करी है आपसे, आपने एक जूता बनाया है या आपने एक कोई होम प्रोडक्ट बनाया, वो उसने उसका ऑर्डर किया आपकी वेबसाइट पे आके या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके या किसी छोटी मार्केट प्लेस पे भी आके, तो वो गुड्स यहाँ से आपके मेरठ की मैन्युफैक्चरिंग से बन के पिकअप होना है मेरठ से, फिर वो माल एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से US के एयरपोर्ट पहुँचना है, वहाँ से उसके कस्टमर के से टेक्सास में कस्टमर बैठा है, वहाँ पे डिलीवरी होनी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा 5 से 7 दिन में एट अ वेरी मीसली कॉस्ट, मतलब 300-350 रुपये में वो कस्टमर अपना डिलीवरी हो जाती है, फॉरेन भेज सकता है। हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया ना, मैं इसमें पूछा जैसे आगरा का कोई हैंडीक्राफ्ट है, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों, ट्रेडिंग भी तो कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब सीखें भी कि हम किस बारे में बात करें। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, आप उसके मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप उसकी ट्रेडिंग करना चाहते हो, अब आगरा से हैंडीक्राफ्ट ले सकते हैं, मुरादाबाद से कोई ब्रास का कुछ एक्सपोर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं, या फिर True. हाँ, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर मैं तो youngsters के लिए। आई थिंक फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी शुड, जिसके पास थोड़ा सा भी एंटरप्रेन्योरियल व्हाट इज़ द वर्ड, वो बोन हो या वो कीड़ा हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्राई करे। और ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट स्टेप, ट्रेडिंग इज़ द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट स्टेप। आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, देखना है कौन सा प्रोडक्ट आपको लगता है मार्केट में चल रहा है, और उसके पीछे अपना शुरू करना है, फिर वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, आप और ख़रीदते हैं या मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। आई थिंक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, बट हाँ, ट्रेडिंग इज़ द राइट वे पे। अच्छा सर, इसके बारे में बताएं कि हमने ये सुना है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर देता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि अगर 1 लाख पार्सल्स किसी को डिलीवर कराने हो तो उसके पीछे किस तरीके की एक वैल्यू चेन आएगी, कौन कौन इनडायरेक्टली उसके साथ जुड़ता चला जाएगा, कितनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। सो मतलब इट इज़, ये एक कहानी का चैप्टर जैसा है, तो मैं उसको उसी तरीके से बताता हूँ। तो आपने 1 लाख ऑर्डर जाने हैं, और वो मान लीजिए यूपी में 50 पिन कोड से माल पिक होना है, और हिंदुस्तान के 18,000 पिन कोड में से आप मान लीजिए 1000 पिन कोड में डिलीवर होना है। तो अगर 50 यूपी के पिन कोड से वो माल पिकअप हो रहा है, तो उतनी गाड़ियाँ लगेंगी, उनके घरों से जाके माल लेके आएंगी, एक छोटे से हब में लेके आएंगी, जहाँ पे उसके बैग बनेंगे। तो बहुत सारे लोग ये छोटे छोटे सेंटर्स पे, मेरठ का अलग सेंटर होगा, लखनऊ का अलग सेंटर होगा, कानपुर का अलग सेंटर होगा, वहाँ पे माल पहुँचेगा, बाइक कर जाएगा, वहाँ से पिक करके उस सेंटर पे लाएगा, सेंटर में बैग बनेंगे, वो बैग एक बड़े वाले प्रोसेसिंग सेंटर में जाएंगे यूपी के, से वो प्रोसेसिंग सेंटर लखनऊ में है या नोएडा में है, तो वो बड़े प्रोसेसिंग सेंटर में जाएंगे, वो बैग सारे खुलेंगे, उनकी फिर अलग अलग, कोई बैंगलोर की पार्सल होगा, कोई बॉम्बे का पार्सल होगा, कोई पुणे का पार्सल होगा, कोई साउथ का पार्सल होगा, तो उसके पार्सल बनेंगे, फिर वो उनके बैग बनेंगे पहले, फिर दोबारा बैग बनेगा, फिर वो एयरपोर्ट पहुंचेगा, एयरपोर्ट पे प्लेन में लगेगा, प्लेन से उतरेगा, फिर वहाँ के किसी बैंगलोर के बड़े सेंटर में पहुंचेगा, वहाँ पे खुलेगा, फिर उसके एक छोटे सेंटर में जाएगा, फिर एक ड्राइवर उसको पिक करेगा, फिर डिलीवर करेगा। तो हमने तो सोचा था सारे कि व्हीकल्स, इतने सारे ड्राइवर्स, इतने सारे हाथ उसको टच करेंगे, तब वो आपके पास पहुँचेगा 2-3 दिन में। तो हमने तो सोचा था, हमने बनाया और शिप रॉकेट को दे दिया तो काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग एकदम से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ अगर आप पार्सल डिलीवरी का ही काम देखें तो। सर लेकिन AI आपने भी बात की थी, AI सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा असर लॉजिस्टिक्स सेक्टर पे आप देखते हो? सो पहले तो मैं बोलना चाहूँगा वो हर सेक्टर को टच करता है। सो AI, जनरेटिव AI कैपेबिलिटीज़ हर सेक्टर को टारगेट, हर सेक्टर को इम्पैक्ट करता है अलग अलग तरीके से। सो जैसे हम देखते हैं तो मार्केटिंग, हमारा जो कस्टमर है उसको
सही प्रोडक्ट ढूंढना से लेके सही मार्केटिंग कैंपेन बनाना, सही टारगेटिंग करना, सही से कस्टमर को सर्विस करना, ऑल द वे वो पूरी चीज़ में हेल्प करता है। लॉजिस्टिक्स डायरेक्टली कि अच्छा इसका राउट क्या होना चाहिए, ये माल यहाँ से वहाँ जाना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उसका राउट क्या हो सकता है, राइडर को पहले क्या पिक करना है, बाद में क्या पिक करना है, उसकी ये डिलीवरी सुबह हो, ये डिलीवरी शाम को हो, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे, व्हाट इज़ द चीपेस्ट वे। ये आपको AI, व्हेन यू पुट जनरेटिव AI इनटू योर डेटा, इट गिव्स यू द कैपेबिलिटी टू बिल्ड आउट लॉजिक्स इजीली एंड गिव यू मोर आउटपुट विच इज़ मच मोर इजीली टू कैलकुलेट। अच्छा, योगी सरकार हमेशा स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। सर एक तो ये बताएं फंडिंग कैसे मिलती है किसी बिजनेस को अगर शुरू करना हो तो, और अगर योगी सरकार को भी कुछ अगर आप सजेशन दे पाएँ कि अगर कोई पॉलिसी ड्राफ्ट करनी हो स्टार्टअप्स के लिए तो क्या कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो पैसा देता है इन्वेस्टर वो देखता है कि किसी स्टार्टअप में वो चीज़ें होनी चाहिए, उसको ग्रोथ के लिए उतना तो कुछ कम से कम दिखाना चाहिए और सरकार को उसको प्रमोट भी करना पड़े। सर फ्रैंकली यस, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूपी सरकार, सब सरकारों का कोई ना कोई पॉलिसी चल रही है जहाँ पे वो छोटे स्टार्टअप्स को एक स्मॉल अमाउंट से लेके लार्ज अमाउंट तक हेल्प करती है। आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है कि एक तो वो प्लेटफॉर्म देना कि अलग अलग लोग आइडियाज़ लेके आएँ, बिकॉज आइडियाज़ आना और उनको इम्प्लीमेंट ना करने में जो आइडिया छूट जाता है वो तो गया, बट जो आइडियाज़ 100 आते हैं उनमें से एक चलता है, या 1000 आते हैं उनमें से एक चलता है, या 1000 में से 10 जिंदा रहते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा होता है। यू नीड द ग्राउंड फॉर देम टू वर्क, मतलब यू नीड अ फार्मिंग ग्राउंड वेयर ऑल ऑफ देम विल कम, वन विल बिकम द बिगेस्ट और 10 विल बिकम द बिगेस्ट। सो ये कैपेबिलिटी आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट जब अलग अलग एजुकेशन सेक्टर के साथ मिलके उस लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई करके उनको हेल्प करेगी, वो बहुत हेल्प करता है। उसके बियॉन्ड जब वो अपने शेल से बाहर निकले, वो एक बिज़नेस बन जाए, उसके बाद उसको ग्रोथ देने के लिए, उसको कैपेबिलिटी देने के लिए फिर वो क्या होता है कि देन उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैसे आप इंट्रोड्यूस करें कि एजुकेशन या इन्वेस्टर्स कैसे उस मार्केट को देखें। एग्जाम्पल स्टार्टअप में अब मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को भी देखा जा रहा है, रोबोटिक्स को भी देखा जा रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया अब उसको माल को बेचना है, जो कि हम देखते हैं टीवी पे। इट्स मच मोर सीरियस। कोई टेक्नोलॉजी कंपनी लगानी है किसी ने रोबोटिक्स कंपनी लगानी है, तो वो जो उसके रीपिंग ग्राउंड्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स अगर उनको प्रोवाइड करें ताकि लोग वहाँ पे रहें, लोग वहीं पे एजुकेट हुए, लोग वहीं पे काम करें, तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो कुछ श्योर हूँ मैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे ऑडियंस भी होंगे जिन्होंने आज कुछ ऑर्डर भी किया होगा फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, ऐसा हो सकता है। अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है कि बिज़नेस कैसे बनाया जाता है या फिर कोई भी उनके मन में सवाल हो तो भी पूछ लो, बहुत एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अपना नाम बताएं प्लीज़। I am Anjali from BJMC first year and my question to you is कि एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया को ट्रांसफॉर्म करना इन एक्शन, तो क्या क्या स्किल होती है, क्या क्या की पॉइंट्स है आप हमें बता सकते हैं, या फिर क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की? अगर कोई मेरे सवाल जब मैंने कंपनी शुरू की थी कि आपके पास कौन से स्किल है, उस टाइम पूछा तो मैं शायद उसका जवाब नहीं दे पाता। बट आई थिंक आफ्टर रनिंग अ कंपनी फॉर दैट लॉन्ग मुझे एक ही चीज़ रियलाइज हुई कि एक पेशेंस और एक ग्रिट मतलब कि एक चीज़ पे लगे रहना कंटिन्यूसली, मतलब वो छोड़ना नहीं, और उसमें उसका दूसरा एस्पेक्ट है पेशेंस, पेशेंस रखना। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना, आई थिंक कुछ भी हो जाता है। नहीं, पर प्रोडक्ट भी तो बिल्कुल अलग होना चाहिए, यूनिक। इतना कंपटीशन हो गया, आपका प्रोडक्ट कैसे प्रेफर होगा अगर आपके पास कुछ अलग सा नहीं होगा तो? सर वो भी ग्रेड का ही पार्ट है, बिकॉज अगर आपको पता है आपका कस्टमर कौन है, उसके लिए आपको क्या प्रोडक्ट ढूंढना है, वो ढूंढने में टाइम लग जाता है कई बार। और अगर आपने जल्दी से अपने हथियार डाल दिए तो फिर रह जाता है। जो भी अच्छी कंपनीज आप देखेंगे, जो भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आप देखेंगे, उनको मिनिमम 10 साल लगे बनाने में, मिनिमम। आप कोई भी उठा के देख लीजिए। मतलब वो जो बुक में लिखा है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई बिजनेस मॉडल बनाना है तो पहले तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और उसके बाद फिर कन्विक्शन आपका कितना लेवल है। 10 साल लग जाएंगे बिजनेस खड़ा करने में। और दूसरा 5 Ps आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग बताने वाले भी मिल जाएंगे, और आपके साथ आप उन लोगों को हायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने MBA नहीं किया था, तो
Thank you so much, sir. मतलब इंडिया में बिजनेस इस्टेब्लिश करना, अच्छा हमने ये भी बहुत मुश्किल अभी दिखता है सर, वो इंस्टा आ गया और ये सब चीज़ें होगी तो पता लगता है कि लोग घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत रेवोल्यूशंस आए, हमने देखा नहीं था पिछले 5-6 साल में ही सब कुछ होना शुरू हो गया है कि घर बैठे बैठे लोग बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं। हाँ, मैं तो काफ़ी साल से देख रहा हूँ और ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने बस उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। आई थिंक आपने पूछा कि क्या मुश्किलें आती हैं, दैट इज़, और आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक सबसे मेन पार्ट होता है लोग, आप किन के साथ काम कर रहे हो, आपने अर्ली हायर जो करे, जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो कितने आपसे अलाइंड हैं, उनका गोल लाइफ में वो नौकरी करना है कि आपके साथ कुछ बनाना है। ये पहले के कुछ लोग जो आपके साथ 3-4 लोग पहले जुड़ेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कंपनी में वो 3-4 लोग आज भी मेरे साथ, सो दैट आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। बट आपका कुछ और भी क्वेश्चन था, सॉरी। नहीं, मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत हैं, मैं तो व्यूअर्स के पास जाना चाहता हूँ कि कोई और, जी अपना नाम बताएं। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ मुक्ति एंड माय क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको यूनिक आइडिया के साथ आते हो, कोई प्रोडक्ट लाते हो, कोई सर्विस आप दे रहे हो किसी को, तो वो आपके लिए कोई बिगनर इन्वेस्टर कौन होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिंग कहाँ से आपको मिलती है अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल सेविंग्स? सो आई थिंक आपका एंजल इन्वेस्टर कौन होगा? एंजल इन्वेस्टर तो आसपास ही ढूंढना पड़ता है, बट टिपिकली आज की डेट में जैसे हम बात कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट्स या कॉलेजेस आपको ऐसे प्रोग्राम्स पे एक्सपोज करती हैं जहाँ पे वो आपको या तो इन काइंड या इन कैश कोई ना कोई पैसा देती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट गवर्नमेंट्स के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जाके जो आपको जगह काम करने के लिए जगह, उनके फर्स्ट परचेज ऑर्डर, आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए हेल्प करना, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। बट जैसे मेरा था फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैंने उस टाइम वो कैपेबिलिटी नहीं थी कोई स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प करने की या यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प करने के लिए, तो मैं तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास गया था कि थोड़े से दे दो, ये करना है। उनको पता दे कुछ ना कुछ कर लेगा शायद ज़िंदगी में, तो उन्होंने दे दिया थोड़े बहुत। तो पहले तो आसपास के लोगों से ही, उसके बाद फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैल्यूएशंस उसके हिसाब से तय होती हैं। तो सर आखिरी सवाल ये होगा कि यूनिकॉर्न तो आप बन ही चुके हो, स्टॉक मार्केट में आने का कुछ इच्छा, कोई प्रोग्राम? IPO आ सकते हैं? हाँ, वी आर लुकिंग टू डू दैट सर, यस। अब एज थिंग्स प्रोग्रेस वील गो अहेड विद दैट। सर फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर, थैंक यू।